जनता पार्टी का चेहरा, पिछड़ा विरोधी चेहरा, दलित विरोधी चेहरा, वंचित विरोधी चेहरा एक बार फिर से आप सबके सामने उजागर हो गया है। उच्च न्यायालय का निर्णय आया उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के संबंध में, और आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो सर्वे कराया वो पूरी तरह से गलत है और मानकों के विपरीत है। यानी आरक्षण के लिए जो सर्वे कराने की प्रक्रिया थी उसका बिल्कुल दूर दूर तक पालन नहीं किया गया, और आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी असली मानसिकता को दिखाते हुए पिछड़ों को धोखा देने का काम किया। उनका आरक्षण हाईकोर्ट ने कहा क्योंकि आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, इसलिए आरक्षण को खत्म करके आप चुनाव करेंगे। अब ऐसे संकट में उत्तर प्रदेश का ये नगर निकाय का चुनाव फंस चुका है कि इसमें हाईकोर्ट का आदेश अगर मानती है सरकार तो ओबीसी के आरक्षण के बगैर ही उनको चुनाव में जाना पड़ेगा। ओबीसी के आरक्षण के बगैर अगर चुनाव में गए तो जो ओबीसी समाज को नगर निकाय चुनाव में, लोकल बॉडी के इलेक्शन में आरक्षण मिलता है, उससे वो पूरा समाज वंचित हो जाएगा। कल जब इस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया, जब हम लोगों ने इस पे आवाज उठाई, तो सरकार, आनंद फानन, मीडिया के लोगों ने भी सवाल उठाया, कुछ और राजनीतिक दलों ने सवाल उठाया, तो आनंद फानन में कल सरकार सामने आती है, वो कहती है नहीं हम तो आयोग भी गठित करेंगे और बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए हुए चुनाव नहीं हो सकता। अब तक क्यों सो रहे थे? क्यों आपने जानबूझकर एक गलत सर्वे कराया? 2017 के आधार पर आपने आरक्षण की व्यवस्था लागू की नगर निकाय चुनाव में। यह तो अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है। अगर आप 5 साल पहले पुराने आंकड़े के मुताबिक 2022 में उसी को आधार मान के आरक्षण देंगे तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा। निश्चित रूप से यह सवाल आपसे किया जाएगा कि आपने आरक्षण जानबूझ के गलत किया। आपने आरक्षण में जो प्रक्रिया पालन करनी थी 3T का फॉर्मूला नहीं लागू किया। आपने सर्वे जानबूझ के गलत कराया। तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा और दलित विरोधी, समाज विरोधी एक चेहरा उजागर हुआ है। और जब मैं बात कहता हूं तो इसके पीछे की बड़ी कहानी है, कई घटनाएं हैं जो आपके सामने बताना जरूरी है। आपको याद होगा संघ के प्रमुख भागवत जी ने एक बार बिहार के चुनाव के पहले कहा था दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। आपको याद होगा कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ की ओर से इस प्रकार के बयान आते हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। मैं बताता हूं कि पिछले 8 वर्षों में किस तरह से पिछड़े समाज को धोखा देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, किस प्रकार से दलित और आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप मुझे बताइए, अगर सरकारी कंपनियों को बेचने का काम सरकार कर रही है तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एफसीआई बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, तमाम सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रहे हैं। तमाम स्टेडियम बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। कोई चीज छोड़ा नहीं जो ना बेच रहे हैं। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, और किसको बेच रहे हैं? अपने उन्हीं चंद पूंजीपति मित्रों को। आप मुझे बताइए, जब रेल बिक जाएगा तो आरक्षण कहां रहेगा? जब कोल इंडिया बिक जाएगा तो आरक्षण कहां रहेगा? जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बिक जाएगा तो आरक्षण कहां रहेगा? जब बीपीसीएल बिक जाएगा तो आरक्षण कहां रहेगा? तो एक तो योजना इनकी है, और ये मामूली योजना नहीं है। मोदी जी की सरकार कहती है भारत माता की जय, हम भारत की रेल बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत की सेल बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत का कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय लगा के भारत की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं।
और इससे दो तरीके का काम कर रहे हैं। एक तो भारत की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अब तमाम एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए। एक ही व्यक्ति को अमीर करने के लिए पूरी देश की संस्था चला रही भारतीय जनता पार्टी। अडानी की संपत्ति 2014 में थी 37,000 करोड़, 2018 में हुई 59,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में हो गई 13.5 लाख करोड़ रुपए। नौजवानों के नौकरी के लिए पैसा नहीं है। दवाओं के दाम कम कर दो कहते हैं तो पैसा नहीं है। महंगाई कम कर दो, डीजल पेट्रोल सिलेंडर का दाम कम कर दो तो कहते हैं पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां? जब आप कहते हैं किसानों को उनके फसल का दाम दे दो तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा कहां गया? ये पैसा गया चंद पूंजीपतियों के पास। 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है चंद पूंजीपतियों का। ये पार्लियामेंट में सरकार के द्वारा दिया गया जवाब है। तो जब भारत की सरकारी संपत्तियां बिकेंगी, सरकारी कंपनियां बिकेंगी, तो आरक्षण खत्म होगा, नंबर 1। और दूसरा, बड़े ही दिमाग से इन्होंने देश भर के विश्वविद्यालयों में आरक्षण को कैसे खत्म किया जाता है, यह काम 8 वर्षों में हुआ है। मोदी जी की सरकार ने जानबूझकर देश में जितने वाइस चांसलर हैं उठाकर देख लीजिए, उसमें से कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां हुई उसका आंकड़ा उठा के देख लीजिए, किस प्रकार की नियुक्तियां हुई हैं। केंद्र सरकार में बड़े बड़े जो अफसर बैठे हुए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, कौन है उस पर? कितना प्रतिशत आरक्षण है? अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और ये सच दूसरों को भी बताइए। आपको हिंदू और मुसलमान में फंसाकर किस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी समाज के पेट और पीठ पर लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और सबको बताने की कोशिश कीजिएगा। और ये मेरा जवाब नहीं है, ये मोदी सरकार के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, उनका जवाब है। 2 फरवरी 2022 को लोकसभा में दिया गया जवाब है। और इसमें ये क्या कह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं कि सचिव और विशेष सचिव के पद पर कुल 6 एससी एसटी हैं, सचिव और विशेष सचिव के पद पर। और ये कह रहे हैं कि ओबीसी का कोई आंकड़ा इनके पास नहीं है। और इसी प्रकार से इन्होंने तमाम और विभागों का डाटा दिया है। केंद्र सरकार के जो विभाग है, लगभग 43 विभागों में, केंद्र सरकार के लगभग 43 विभागों में जहां पर कि 50% आरक्षण का पालन होना चाहिए, वहां पर ग्रुप ए में इन्होंने जो ग्रुप ए में इनमें से एससी समाज के लोगों को 12.86% आरक्षण मिला है, एसटी को 5.64% आरक्षण मिला है और ओबीसी को 16.88% आरक्षण मिला है। जबकि इनका आरक्षण कितना होना चाहिए? एससी का आरक्षण 15% होना चाहिए, एसटी का आरक्षण 7.5% होना चाहिए और ओबीसी का आरक्षण 27% होना चाहिए। लेकिन ग्रुप ए में जो आरक्षण मिला है इन समुदायों को, वो 12.8% एससी, 5.6% एसटी और 16.8% ओबीसी। अब इसी प्रकार से और आंकड़े हैं। एडिशनल सेक्रेटरी 91 है केंद्र सरकार में, और ये सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, याद रखिएगा। एडिशनल सेक्रेटरी 91 है, जिसमें से
SC ST मिलाकर 10 अधिकारी हैं और 4 OBC के अधिकारी। 91 में होना कितना चाहिए? लगभग 45 अधिकारी SC ST और OBC के होने चाहिए, लेकिन इसमें है मात्र 14। अब आ जाइए केंद्रीय विभाग के जो विभिन्न विभागों में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, जहां पे अभी इन्होंने लेटरल एंट्री कर दी है, यानी आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, सीधे लेटरल एंट्री के जरिए जहां ज्वाइंट सेक्रेटरी रखे जाते हैं। तो 245 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जिसमें से SC ST मिलाकर 26 हैं और OBC 29 हैं। यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे केंद्र सरकार में जो अधिकारी हैं उसमें 26 SC ST हैं, 29 OBC हैं। इनकी संख्या 245 है। 245 के हिसाब से करीब करीब 122 SC ST OBC होने चाहिए, लेकिन 26 और 29 मिलाकर ये संख्या मात्र हो रही है 55। 122 होनी चाहिए और हो रही है 55। आप ऐसे अंदाजा लगाते जाइए, एक एक करके अंदाजा लगाते जाइए। आगे आता है एक और विभाग। इन्होंने ये बताया कि 8,72,000 कर्मचारियों के पद केंद्र सरकार में खाली है। एक ये आंकड़ा है आपकी जानकारी के लिए, ये भर्तियां नहीं की जा रही, ये पद खाली हैं। नौजवान लाठियां खाता है, सरकार कहती है 2 करोड़ नौकरी देंगे, और खाली केंद्र सरकार में जो नौकरियां हैं उसमें 8,72,000 पद खाली है। ये मोदी सरकार के मंत्री बता रहे हैं। अब आ जाइए, इन्होंने एक आंकड़ा दिया केंद्र सरकार के 10 विभागों का, जिसमें डाक विभाग है, रक्षा विभाग है, रेलवे विभाग है। तो इसमें 10 विभागों का इन्होंने केंद्र सरकार के आंकड़ा दिया है, और इसमें ये कह रहे हैं कि ग्रुप ए में 81 अधिकारी हैं, जिसमें 6 SC हैं, 1 ST है और 2 OBC। कैबिनेट सचिवालय में जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं वो 81 हैं, जिसमें से SC 6 हैं, ST 1 है, OBC 2 है। अब 81 में होना कितना चाहिए? लगभग 40 SC ST OBC होने चाहिए, नहीं है। वहीं ग्रुप बी में, कैबिनेट सचिवालय में ग्रुप बी में जो अधिकारियों की संख्या है वो है 109, SC है 6, ST है 6, OBC है 20। 109 में होना कितना चाहिए? लगभग 54। और है कितने? 6 SC 6 ST 12, OBC 20, 32। तो आ जाइए, लोक उद्यम विभाग है एक। लोक उद्यम विभाग में ग्रुप ए में 30 अधिकारी हैं, जिसमें 5 SC हैं, 5 SC और ST मिलाकर 5 हैं, और 5 अधिकारी हैं ग्रुप ए में, और OBC में एक भी अधिकारी नहीं है। 30 में होना कितना चाहिए? 15 अधिकारी होने चाहिए। है कितने? मात्र 5 और OBC एक भी नहीं। नीति आयोग का आंकड़ा है, ग्रुप ए में 193 अधिकारी हैं। 193 अधिकारियों में 19 तो है SC, 13 है ST, 15 है OBC। तो 19 और 13 मिलाकर हो गए 32, और 15 मिलाकर हो गए 47। 193 में होना कितना चाहिए? लगभग 95 के आसपास होने चाहिए। 95-97 कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन मात्र कितने हैं? 47। हर वर्ग में देखिए, उच्च शिक्षा विभाग के ग्रुप ए में 221 अधिकारी हैं, 39 SC हैं, 23 ST हैं, 29 OBC हैं। इसमें भी पूरा आंकड़ा नहीं। तो इस प्रकार से जो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आरक्षण का माहौल उड़ाया गया है, इसका ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया है, और आज केंद्रीय कर्मचारियों में, पार्लियामेंट के अंदर, सरकार के मंत्रियों के साथ जो सेक्रेटरी लगते हैं, बड़े बड़े जो सेक्रेटरी के पद हैं, वहां पर आरक्षण को एक
मजाक बना दिया गया है। जानबूझकर समाज के पिछड़े, वंचित, शोषित, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी के कैटेगरी के लोगों का अधिकार खत्म किया जा रहा है। और आपको उलझाया किसमें रखा गया है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आप हिंदू मुसलमान में उलझे हुए हो और आपका आरक्षण आपसे छीना जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, जिसपे भाजपा सफाई दे रही है कि नहीं हम तो बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं करेंगे, दरअसल ये चुनाव जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण गलत कराया और पिछड़ों का हक मारा। आम आदमी पार्टी 2 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में इस विषय को लेकर आंदोलन करेगी, इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी। सभी जिलों में हम लोग आंदोलन करके, जुलूस निकाल के, प्रदर्शन करके सरकार को ज्ञापन देके जिलाधिकारी के माध्यम से हमें मांग करेंगे कि आरक्षण की व्यवस्था सही ढंग से लागू की जाए और इसमें किसी भी प्रकार का खेल करने की, धोखा देने की, पिछड़े समाज को उसका हक देने से वंचित करने की अगर कोशिश की गई तो आम आदमी पार्टी आगे भी इसकी लड़ाई लड़ेगी। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।